आई वॉज ऑलवेज लाइक अ चबी चाइल्ड, तो प्ले ग्राउंड में वैसे भी अपना सीन बनता नहीं था. पीपल टेंड टू सॉर्ट ऑफ नॉट बी काइंड टू किड्स हु आर अ लिटिल ओवरवेट. फेलियर्स आर पैरामाउंट फॉर बिल्डिंग सक्सेस. वो Yes. मार फटकार और वो फ्रिक्शन ही बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है लाइफ में. They did not want art or photography to be my main profession. मुझे पकड़ के एमबीए करवा दिया. एमबीए के बाद बोला चलो अब पीएचडी कर लो, प्रोफेसर बन जाओगी, लाइफ सेट हो जाएगी. मैंने वेरी स्मार्टली पेरेंट्स को पिच किया कि एक छोटा सा बीच में एक और कोर्स है मार्केटिंग कम्युनिकेशन में सुपर स्पेशलाइजेशन का, तो जब तक पीएचडी का रिजल्ट आ जाता है मैं एक और डिग्री ले लूँगी. मैंने एनएफटीज़ में सक्सेस पाना शुरू किया. मेरे सोलो एग्जीबिशंस लगने लगे. मेरे एनएफटी बायर्स पूरी दुनिया में से कनेक्ट हुए मेरे साथ. दिस इज़ द स्टोरी ऑफ हाउ आई ऑल्सो बिकेम साइबर शक्ति. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिजिटल दुनिया पॉडकास्ट में. आज हमारे साथ है साइबर शक्ति. शी इज़ वेयरिंग मैनी हैट्स, राइट. तो ये एनएफटी क्रिएटर है. एक मानो में ये कह सकते हैं हम कि वन ऑफ द पायनियर्स फ्रॉम इंडिया. वो आगे चलकर पता चलेगा. उसकी कहानी बहुत मज़ेदार है. शी इज़ ऑल्सो अ बिल्डर. शी इज़ अ वेब3 एंटरप्रेन्योर. शी इज़ बिल्डिंग समथिंग रियली अमेजिंग. मेरी बड़ी खुशकिस्मती है कि मुझे वो देखने का मौका मिला कि वो क्या बना रही है. तो हम उसके ऊपर भी बात करेंगे. तो चलिए स्वागत करते हैं साइबर शक्ति का. वेलकम टू द शो शक्ति. हाय, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. हालांकि मेरी तो आफ्टरनून भी हो गई, बट ये वेब3 की मज़ेदार कहानियों में एक ये कहानियाँ है कि इट्स ऑलवेज मॉर्निंग समवेयर, राइट. इट इज़ जीएम राउंड द क्लॉक. मतलब जब भी आप अपनी सोशल नेटवर्क खोलेंगे तो कोई ना कोई किसी कोने में जीएम कह रहा है. जी, बिल्कुल सही कहा आपने. तो जैसे बताया, ये बहुत ही फ्री फ्लोइंग और कैजुअल कन्वर्सेशन रहेगी हमारी शक्ति. तो व्हाई डोंट आई गिव इट बैक टू यू. इफ़ यू कैन टेल अस अबाउट योर अर्ली चाइल्डहुड अपब्रिंगिंग, स्कूल, आप कहाँ पर पले बड़े. मैं गुजरात में एक स्मॉल टाउन में बड़ी हुई. एंड आई वाज लकी इनफ टू यू विल हैव टू गिव मी अ मिनट बिकॉज आई एम ऑलवेज यूज्ड टू आंसरिंग इन इंग्लिश. सो कोई बात ठीक है, कोशिश करते हैं. मैं जहाँ पे बड़ी हुई वहाँ पे टिपिकल स्मॉल टाउन वाला एटमॉस्फेयर था. बट लकीली मुझे कॉन्वेंट स्कूल में एजुकेशन मिलने का पेरेंट्स ने डिसाइड किया कि हमारे बच्चे जो हैं वो उनको आगे जाके इक्वल फुटिंग मिले. तो उन्होंने मुझे माउंट कार्मल में एडमिशन दिलाया. एंड वहाँ पे आई वॉज व्हाट डू आई से, आई वॉज ऑलवेज अ सोशली ऑकवर्ड चाइल्ड. सो मेरी दुनिया लाइब्रेरी, बुक्स, कंप्यूटर लैब और प्लेग्राउंड से मेरी बिल्कुल दुश्मनी हुआ करती थी. आई वॉज द ओनली चाइल्ड जो प्लेग्राउंड में कॉपी और पेन लेके ड्राइंग करती थी. ये बड़ी मज़ेदार एनेक्डोट है, लाइक यू नो हाउ अर्ली चाइल्डहुड कैन प्ले ऑन अस. तो ये कौन से साल की बात है, और गुजरात में, सॉरी, कौन से जगह पर थे आप. गुजरात में मैं कच्छ में थी. कच्छ में. तो आई नो आई बीन टू कच्छ वंस. वाज इट भूज, द भुज सिटी. के पास गांधी धाम. गांधीधाम, ओह यस. तो दोस्तों, हम दोनों गुजराती है तो हमारा कॉमन बॉन्डिंग वैसे भी हो जाता है. और गांधीधाम की बात आती है तो देर इज़ अ स्नैक, आई कांट रिकॉल वो सेव है गांधीधाम के. व्हाट वाज द फेमस दाबेली. फूड. दाबेली, ओके. हाँ. तो ये इसी तरह से ये गुफ्तगू चलती रहेगी कभी पर, और हर मौका मिलते ही हम खाने की बात करेंगे क्योंकि हम दोनों बहुत बड़े फूडी हैं. ऑफ कोर्स. तो सॉरी, गिविंग बैक टू यू शक्ति. तो आप स्कूल में आप बता रही थी कि आप खेल कूद में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे. हाँ. आई वॉज ऑलवेज लाइक अ चबी चाइल्ड, तो प्ले ग्राउंड में वैसे भी अपना सीन बनता नहीं था. प्लस ऑब्वियसली बिकॉज यू आर बुलीड एंड सोशली लाइक पीपल tend to sort of not be kind to kids who are a little overweight. So anyway, I was also
यू नो मेरा मतलब मुझे आई वॉज ओके विद दैट, आई वॉज ओके बीइंग इन माई ओन कंपनी विथ माई बुक्स, एंड आई वॉज द ओनली चाइल्ड जिसके पास अर्ली एज में ही कंप्यूटर आ गया था. सो आई हैड द इंटरनेट व्हेन आई वाज इन 6 और 7 स्टैंडर्ड. जब वाह। ये कॉमन बात नहीं है. मैं बात कर रही हूँ 97 98 की. ओके। सो आई वॉज द ओनली वन जिसके पास पीसी कंप्यूटर एंड मॉडेम, डायल अप मॉडेम था घर पे. तो जब बच्चे जो दूसरे ट्यूशन के बाद अभी अभी एक दूसरे को ताका झाकी छेड़खानी में लगे हुए थे, आई वॉज ऑलरेडी कनेक्टेड टू दिस ब्यूटिफुल वर्ल्ड ऑफ द इंटरनेट, एंड आई वॉज पार्टिसिपेटिंग इन पोइट्री राइटिंग forums. I was testing out new and new innovative chat forums. I was फाइंडिंग माई आइडेंटिटी एंड वॉइस. जो जो एक सोशल सर्कल मुझे रियल वर्ल्ड में नहीं मिला, मैं वो दुनिया साइबर स्पेस में एक्सप्लोर कर रही थी. एंड कहीं ना कहीं जो अब मेरी आइडेंटिटी है साइबर शक्ति, वो वहाँ से बॉर्न हुई है. तो यार यू आर द ओजी साइबर वो उस टाइम पर एक बहुत ही स्पेशल नाम था, साइबॉर्ग, राइट? या तो अगर आप आई हैव यूज मैं भी उस टाइम इंडिया में ही था और मैं भी कॉलेज में था, तो आई नो दैट टाइम. और साइबॉर्ग वो समथिंग कंसिडर टू बी वेरी कूल. तो कोई भी चैट रूम में कहीं पर भी जाओ तो डजन भर के साइबॉर्ग मिल जाते थे आपको. हालांकि उस टाइम पे मेरा नाम साइबर शक्ति नहीं था. उस टाइम पे बिकॉज आई वॉज प्रीटी अंडर एज, आई वॉज 11 और 12. सो ऑल्ट आइडेंटिटी बना के मतलब लोगों को कहना कि मैं 16 साल की हूँ, एंड जस्ट टू फील एक्सेप्टेड इन अ कम्युनिकेशन चैनल. तो वो सब ऑब्वियसली दैट वाज नॉट सीन एज वेरी कूल, एंड आई सी नाउ when I am this age that it was probably not the best thing for an 11-year-old. But having said that, it is our mistakes that shape our journey, so no regrets. यार बहुत मज़ेदार बात कही आपने. हाँ. मैं ये मानता हूँ कि हमारा जो ग्रोथ होता है वो फ्रिक्शन से ही होता है. तो फेलियर्स आर पैरामाउंट फॉर बिल्डिंग सक्सेस. वरना सक्सेस अमूमन कुछ सिखाती नहीं है. तो Yeah. इट्स वेरी हॉलो एंड एम्प्टी इन अ वे, राइट? तो वो Yes. मार फटकार और वो फ्रिक्शन ही बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है लाइफ में. तो मूविंग ऑन, तो यार इट इज़ सच ए यूनिक नेम, साइबर शक्ति, राइट? तो टेल अस द स्टोरी बिहाइंड गेटिंग दिस नेम एंड व्हेन डिड यू गेट दिस नेम? So, like I said, I was very early to the internet, and I was मतलब जो मेरी आँखें जो थी वो खुल चुकी थी टू द फैक्ट दैट जो मेरे आसपास के सराउंडिंग है उसके बाहर भी एक बहुत बड़ी दुनिया है. ओह, लोग लोग मज़े की चीज़ें बना रहे हैं जिससे फ्यूचर पे बहुत इम्पैक्ट पड़ सकता है. आई वॉज अर्ली टू फोटोग्राफी. दिस इज़ अराउंड 2001 से लेके 2005. आई यूज़ टू हैव अ डिजिटल कैमरा बैक देन. जब उस टाइम पे ये बहुत रेयर चीज़ हुआ करती थी कि जी. किसी बच्चे के हाथ में डिजिटल कैमरा. सो उस टाइम पे एक कॉन्सेप्ट हुआ करता था ऑफ सेल्फ पोर्ट्रेचर. सेल्फी तो जो है वो बहुत ही मतलब 2010 के बाद वर्ड पॉपुलराइज हुआ है इंस्टाग्राम एंड किम कार्दाशियन के कॉम्बो के बाद. बट ये सारी चीज़ें जो है हमने बहुत ही अर्ली एक्सपीरियंस करके मतलब हम आगे बढ़ चुके थे. तो मुझे हमेशा से ये अर्ली रहने की बहुत ही आदत रही है. तो देयर वाज एन अर्ली आर्ट फॉर्म विच कंप्यूटर नर्ड्स ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज्ड टू प्रैक्टिस कॉल्ड ग्लिच आर्ट, जिसके अंदर हम एक सादे पिक्चर को लेके उसके जो डीएनए है उसको डिस्टर्ब करते हैं. वी इंड्यूस डैमेजेस इनटू दैट विजुअल, एंड एक नया आर्ट पीस जो बनता है हम उसे कहते हैं ग्लिच आर्ट. मतलब ग्लिच जो है, आपने पुराना टीवी देखा होगा तो कभी सिग्नल बराबर नहीं आता था, जो इमेज जैसे डिस्टॉर्ट होके आती थी, उस विजुअल एस्थेटिक को हम लोग ग्लिच आर्ट कहते हैं. तो तो बेसिकली जस्ट टू डबल चेक, तो आप जो पिक्सल्स होते हैं फोटोग्राफ में डिजिटल प्रॉपर्टी पर, राइट? तो उसको डिस्टॉर्ट करने की बात कर रहे हो आप? हाँ 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 ओके. हाँ. तो वो फोटोग्राफी वाले सर्कल में मैंने बहुत काम किया, लेकिन फोटोग्राफी परस्यू करने का जो है मुझे घर से आई वुडंट से एनकरेजमेंट नहीं मिला, बिकॉज ऑब्वियसली कैमरा वगैरह तो उन्होंने ही लेके दिए थे, बट दे डिड नॉट वांट आर्ट और
फोटोग्राफी टू बी माय मेन प्रोफेशन, क्योंकि इंडिया में देखा जाए तो आर्टिस्ट एज अ प्रोफेशन इज़ नॉट वेरी लाइक्ड बाय पेरेंट्स, राइट। उन्हें लगता है कि ओके लड़की हो तो थोड़ा सेफ करियर ऑप्शन बना लो, सिक्योर हो जाओ। तो मुझे पकड़ के एमबीए करवा दिया। एमबीए के बाद बोला चलो अब पीएचडी कर लो, प्रोफेसर बन जाओगी, लाइफ सेट हो जाएगी। लेकिन मतलब just the thought of being in that profession, and it's not like प्रोफेसर बनना कोई बुरी बात है। at some point in time I do want to get into education, but एक 20-year-old जो क्रिएटिविटी से भरा हुआ है, जिसने अर्ली दुनिया देख रखी है इंटरनेट की, उसको अगर आप कहोगे कि आपकी रूटीन यही हो जाएगी घर से कॉलेज, कॉलेज से घर, तो वो तो डिप्रेस हो जाएगा ना सुन के। तो मैंने बहुत ही एक शानदार स्कीम बनाई अपने क्रिएटिव वर्क का पोर्टफोलियो बना के। मुद्रा इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशंस अहमदाबाद में एक कोर्स था क्रिएटिव कम्युनिकेशंस का, वहाँ पे मैंने अप्लाई किया एंड मेरा सिलेक्शन हो गया। क्योंकि मुद्रा इंस्टीट्यूट में क्रिएटिव लोगों के लिए एक छोटा सा कोर्स होता है, करीबन 6 से 8 महीने का, जिसके अंदर दे ट्रेन यू टू टेक ऑन द वर्ल्ड ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग। तो आई वॉज लाइक मुझे तो यही करना है, एंड माइका हैज़ ऑलवेज बीन माई ड्रीम स्कूल। तो मैंने क्या किया, पेरेंट्स को खुश करने के लिए पीएचडी का एंट्रेंस एग्ज़ाम दे दिया, और उसका जो रिज़ल्ट है उसको आने में 6-8 महीने लग जाते हैं। तो मैंने वेरी स्मार्टली पेरेंट्स को पिच किया कि एक छोटा सा बीच में एक और कोर्स है मार्केटिंग कम्युनिकेशन में सुपर स्पेशलाइजेशन का, तो जब तक पीएचडी का रिजल्ट आ जाता है मैं एक और डिग्री ले लूँगी। तो दे गॉट वेरी कन्विंस्ड विद द पिच, बिकॉज ऑब्वियसली लड़की के बायोडेटा में एक और डिग्री आ गई तो हर चांसेस ऑफ गेटिंग अ सुपीरियर मैच इंक्रीज मैनी फोल्ड, राइट। क्योंकि पेरेंट्स ने उस एंगल से देखा तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, घर पे बैठ के टाइम पास करेगी, टीवी देखेगी, इससे अच्छा एक और डिग्री ले ले। तो लकीली आई गॉट इनटू माइका। अब माइका की जो दुनिया थी वो तो अलग ही थी। मैं उसके ऊपर आता हूँ, बट मैं आपको हाँ एक और चीज़ बताऊँगा इसके बीच में। ये जो गुजराती खून है हमारे अंदर, राइट, तो ये बड़ा जुगाड़ू होता है, इट्स वेरी हाँ एंटरप्राइजिंग, राइट। तो वो किसी भी पोजीशन में, सिचुएशन में एक अपॉर्चुनिटी तलाश कर लेता है। तो दैट्स आपका जुगाड़ू नेचर आपको माइका लेकर गया। तो लेट्स सेगवे इनटू माइका। सो हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस ऑफ दैट 6-8 मंथ्स? ओ माइका वाज अ होल न्यू वर्ल्ड ऑल टुगेदर। मतलब एक तो क्रिएटिविटी जो है वहाँ पे भरपूर है। माइका इज़ कॉल्ड द स्कूल ऑफ आइडियाज़। माइका एज अ कैंपस नेवर स्लीप्स, इट इज़ अ 24 आवर्स कैंपस। समझो एक कैंपस में 24/7 लाइफ एंड एक्टिविटीज़ ऑन। आपके इतने सारे कल्चरल फोरम्स है वहाँ पे, आप जो पढ़ाई कर रहे हैं वो भी इतनी इंटरेस्टिंग है। क्योंकि मुझे बचपन से एडवर्टाइजिंग का बहुत शौक था। मतलब लोग एड्स फॉरवर्ड करते हैं, मैं बैठ के खास एड्स ढूंढ के देखती थी जस्ट टू सी कितने मज़ेदार है ये। तो माइका की दुनिया अलग ही थी, और वहाँ पे वार्डन्स नहीं होते। इट इज़ अ स्टूडेंट रन कम्युनिटी, स्टूडेंट्स ही रिप्रेजेंटेटिव है, स्टूडेंट्स ही कल्चरल एक्टिविटीज़ डिसाइड करते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। प्रोफेसर्स जो है वो बड़े कूल हैं। वहाँ पे हमारा एक सब्जेक्ट था कॉल्ड कल्चरल अप्रिसिएशन। वहाँ पे एक प्रोफेसर मैथ्यू थे जिन्होंने हमारी काफ़ी आंखें खोली टू द फैक्ट दैट हमारा कल्चर जो है वो मीडिया से कितना इंस्पायर्ड है, या मीडिया जो है वो कल्चर के इतने सारे सच बोल देती है बिना कहे, थ्रू विजुअल्स हम रियलाइज़ नहीं करते हैं। अब जैसे देखो मूवीज़ में हमेशा अगर कोई अमीर अमीर रोल करता है तो वो गोरी स्किन वाला बच्चा या हीरोइन कास्ट होती है। अगर सर्वेंट का रोल है तो हमेशा डस्की या डार्क स्किन वाले लोग कास्ट होंगे। कभी भी आपने डार्क स्किन वाले को किसी अमीर के रोल में नहीं देखा होगा। तो ये सटल जो मीडिया रिप्रेजेंटेशन है, ये हमारे कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसी ऐसी चीज़ें हमें देखना सिखाया जो लोग नोटिस नहीं करते हैं। एंड दिस वाज डन बिकॉज दे वांटेड टू टर्न अस इनटू रिस्पॉन्सिबल
मीडिया प्रोफेशनल्स गोइंग फॉरवर्ड कि जो आप अपने स्टोरीज के थ्रू बताएंगे उसका किसी के माइंड पे सटली क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है. तो माइका वाज जस्ट वन ऑफ द बेस्ट टाइम्स ऑफ माई लाइफ. और ये कौन से साल की बात है? विच ईयर वर यू एट माइका? दिस वाज 2010-11. वाह. तो यार मुझे कुछ याद आ गया. मैंने बहुत ही बढ़िया चीज़ पढ़ी थी अबाउट आर्ट, एनी फॉर्म ऑफ आर्ट, राइट? तो अगर सोचो तो बेमानी है, व्हाट्स द पॉइंट, राइट? लेकिन उसका एनी थिंग बॉर्न आउट ऑफ क्रिएटिविटी, उसका वजूद और उसकी ताकत या उसकी शक्ति जो आती है वो इमोशन के साथ होती है. तो say for example poetry, music, painting, any form of art, it has got ability to instantly transport you to a place in your mind जो memories आपकी दबी हुई है और अचानक से उठ के बाहर आ जाएगी and you don't have control over that, and that's the power of art, right? तो Yes. if you hear an amazing song for the first time, कोई कहता नहीं आपको, बट अपने जहन में ही आप you will pick up something or some flashback will open up and you will be like, and that is the power of art. तो यार ये मेरे लिए भी बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है, बट लेट्स कैरी फॉरवर्ड, नहीं तो हम यहीं पर पूरी बातचीत ख़त्म कर देंगे. तो मूविंग ऑन, बिफोर वी wrap up this stage, if you had to give one or two takeaways, right, from your early childhood, be it Ahmedabad or Kutch, right? How did it shape you? What role did it play in shaping you? आज जो आप हो उसमें. सो एक तो ये है कि हमने बहुत हार्डशिप देखी है. मतलब 2001 का अर्थक्वेक हो गया या कोई भी ट्रेजेडी आई हो, नेचुरल कैलामिटी आई हो, कुछ भी आया हो, एक तो ये सीखा है कि रुकना कभी नहीं है. जिस साल भूकंप आया था उस साल दिवाली धूमधाम से मनाई गई थी कच्छ में. Oh. लाइफ मूव्स ऑन. एंड दूसरा जो आपने कहा, अपॉर्चुनिटी इज़ एवरीवेयर, यू क्रिएट योर ओन अपॉर्चुनिटीज़. तो इसके अंदर एक जो रिजिलियंस ऑफ स्पिरिट है वो मैंने अपने गुजरात के अपब्रिंगिंग से सीखा है. तो किसी एक बढ़िया से शायर ने कहा है कि ज़िंदगी का फ़लसफ़ा होने, करने, पाने में ही तो है. इन एवरी मोमेंट, if you have a thought of doing something, knowing something, achieving something, that's the life, that's the whole story of life, right? तो आपने बहुत ही अच्छी तरह से उसको बयां किया. तो आई थिंक लाइक यू नो दैट स्पिरिट और हर जगह, चाहे आपका वो गुजरात से हो, मेरा भी गुजरात से था, आप कहीं पर भी हो सकते हो, राइट? बट हर जगह की एक वैल्यू होती है, एक फ़लसफ़ा होता है, एक कहानी होती है जो आपको ताकत देती है. तो आई थिंक you've got some amazing experience from that part of your life to take you where you are. तो हम चलते अब दूसरे पड़ाव पर, जो है रियलिटी, कि जहाँ पर आइडियलिज़म और रियलिज़म का टकरार होता है, राइट? सो ऑल द आइडियलिज़म व्हेन वी आर इन कॉलेज, स्कूल में पढ़ते वक्त सोचते वक्त कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और जैसे ही रियल वर्ल्ड में एंट्री होती है तो वो चकनाचूर होना शुरू हो जाता है. तो मुझे विश्वास है आपके पास भी कोई मज़ेदार कहानी होगी. एब्सोल्युटली. तो माइका में थी. MBA होने के बावजूद मैंने एक एडवर्टाइजिंग में राइटिंग एंड आर्ट डायरेक्शन का कोर्स किया. ठीक है. उसके बाद ऑब्वियसली आपका रिक्रूटमेंट जो है वो एड एजेंसीज़ में होगा. तो बाहर से बड़ा कूल लगता है कि आप एड एजेंसी में हो, आप 20-22 साल के हो, पूरा दिन आप आइडियाज़ डिस्कस कर रहे हो, देयर इज़ स्मोकिंग गोइंग ऑन, देयर इज़ ड्रिंकिंग गोइंग ऑन, आप कूल कपड़े पहन के ऑफिस में जाते हो. एट दैट पॉइंट इन टाइम यू फील यू आर इनविंसिबल. आपको लगता है कि आई एम सो मच बेटर देन माई कॉर्पोरेट जॉब वाले पीपल, क्लासमेट्स, राइट? लेकिन धीरे 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 जब आपको बिल्स भरने पड़ते हैं, जब आपको रेंट देना पड़ता है, जब आप घर पैसे नहीं भेज पाते हो, या ये लाइफस्टाइल की जो है आपकी हेल्थ के ऊपर असर पड़ने पड़ती है,
तब पता पड़ता है कि पैशन से बिल्स नहीं भरे जाते। यू नीड टू यू नो या एंड दूसरी ये चीज़ है कि जब आपका पैशन आपकी जॉब बन जाता है तो मज़ा निकल जाता है। मतलब रियलिटी ये है कि फिर खुशी नहीं मिलती है उसमें से, इट बिकम्स वेरी मैकेनिकल। तो ये बात थोड़ा जल्दी समझ में आ गई एंड लकीली उस टाइम पे एक नया जॉब फंक्शन ओपन अप हुआ था जहाँ पे जो कन्वेंशनल एडवर्टाइजिंग है उसको छोड़ के ब्रांड्स जो है वो टीवी में एड प्लेसमेंट करने लगे। अभी तक क्योंकि सोशल मीडिया का वेव शुरू नहीं हुआ था, तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग वाज नॉट अ थिंग, तो उस टाइम पे ब्रांड प्लेसमेंट्स होते थे। ब्रांडेड कंटेंट कहा जाता था, जैसे कि आपका एमटीवी रोडीज जो है वो शुरू हुआ था हीरो होंडा की बाइक्स दिखाने के लिए। तो उन्होंने बड़ा एक कूल सा कॉन्सेप्ट बनाया कि 10 लोग जो है वो पूरी बाइक्स पे इंडिया का टूर करेंगे, एडवेंचर्स करेंगे। तो वो शो नहीं था, वो एक एडवर्टाइजर्स फंडेड प्रोजेक्ट कहते हैं, हम उसको एएफपी कहते हैं। तो मैंने अपना कन्वेंशनल एडवर्टाइजिंग जॉब छोड़ के ये रोल में आ गई जहाँ पे मैं इनोवेटिव तरीके सोचती थी कि एड्स को हम टीवी शोज में कैसे प्लग इन करें। वाह। और ये दिस वुड हैव बीन अर्ली 2011-12। सो दिस वाज 12-13। ओके। क्योंकि सिनेमा जिसे मूवीज़ कहते हैं उसका आज से नहीं सालों से लाइक फॉर डेकेड्स इट हैज़ बीन या यूज फॉर प्रोडक्ट प्लेसमेंट। तो यस, बट आप जो कह रहे हो वो टाइम से वो ऐसा होने लगा कि they सिनेमा। hired people like us to do this for a full time job. हाँ हाँ। तो उनकी तवज्जो मूवीज़ पर सिनेमा पर कम होने लगी, प्रोडक्ट प्लेसमेंट वो गेम बड़ी हो गई। उसके साथ तुमको जो कहानी बनानी है बना लो, लेकिन ये एजेंडा पूरा करो हमारा। हाँ 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 हाँ, मतलब उस चीज़ को हम कितना इंटरेस्टिंग तरीके से ऑडियंस को परोस सकते हैं कि ऑडियंस को पता ही ना पड़े कि वो दे आर बीइंग सब्जेक्टेड टू अ प्रोडक्ट्स व्हाटएवर दे आर सेलिंग, राइट? जी जी। मतलब ये एक तरह से देखा जाए तो इट इज़ एन आर्ट, दूसरी तरफ से देखा जाए तो इट इज़ अ साइंस। आपके ऊपर प्रयोग हो रहे हैं, आपको पता नहीं पड़ रहा है। तो आई डिसाइडेड कि मुझे अपनी आर्ट के बारे में कुछ करना है। लॉकडाउन का टाइम है, जॉब हंटिंग के चक्कर में पेरेंट्स को दिखाना नहीं था कि मैं वीक हूँ या टूट गई हूँ। तो मैं बिल्कुल नहीं रोई, मेरा एटीट्यूड बाहर से बहुत पॉजिटिव रहता था, बट अंदर से आई वॉज सुपर स्ट्रेस्ड आउट, हम्म, सुपर स्ट्रेस्ड आउट। तो वो मैं एक्सप्रेस अपनी आर्ट से करती थी। हम्म, तो मैं बहुत ज़्यादा दिन रात आर्ट बना के अपने सोशल मीडिया पे डालने लग गई। एंड जो मेरा आर्टिस्ट ग्रुप था, वो ग्लिच आर्टिस्ट लोगों का जो मेरा ग्रुप था जो 10 साल से था, हम्म, उसके कुछ लोगों ने मुझे बोला कि आप डिस्कॉर्ड करके एक मैसेंजर है, वहाँ पे आप जो है हमें ज्वाइन कीजिए, आपके साथ हमें कोलैबोरेट करने में बड़ा मज़ा आने वाला है। हम्म। तो पहले तो 3-4 हफ्ते तो मैंने बिल्कुल इग्नोर किया। मैंने सुना ही नहीं उनका। आई वाज लाइक, Were you reluctant or were you skeptical? I was like, who needs another messenger service in your life? Why should I add one more messenger? वैसे भी लॉकडाउन का टाइम था, मैं आइसोलेशन मोड में जा रही थी, मैं अकेले क्रिएट कर रही हूँ, दो ही दुनिया चल रही है। पूरा दिन मैं जॉब हंट कर रही हूँ, रात को मैं आर्ट बना रही हूँ। एंड एक्चुअली ये आर्ट बनाने का भी मुझे पुश कैसे आया था, तो मैं काफ़ी एक सीनियर आर्टिस्ट को जानती थी इंडिया में, who I used to idolize, I used to look up to that person। एंड धीरे 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 मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये जो मैं आर्ट अपनी इंस्टाग्राम पे डाल रही हूँ, जिसको 2 या 3 ही लोग शायद लाइक्स दे रहे हैं, वो आदमी मेरे कॉन्सेप्ट्स उठा के वो पेंटिंग्स अपनी स्टाइल में रिक्रिएट करके लाखों कमा रहा है। तो पहले तो मैं बड़ा अपसेट हुई, इसके ऊपर मैं केस कर दूंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी, कॉपीराइट इश्यूज लगा दूंगी, मैं इसका करियर बर्बाद कर दूंगी। लेकिन मेरे को रियलाइज़ हुआ ये एक बड़ा ही डिस्ट्रक्टिव तरीका है अपनी थॉट्स एंड एनर्जी को लेके जाने में। मैंने क्या सोचा कि देखो, अगर इतना सीनियर आर्टिस्ट मेरी आर्ट कॉपी करके सरवाइव कर रहा है या अप्रिसिएशन कमा रहा है, इसका मतलब मेरी ओरिजिनल आइडियाज़ में कितना दम है हम्म, कि इतने मंझे हुए आर्टिस्ट कॉपी कर रहे हैं। हम्म,
That लाइक means there has to be some more value to what I'm creating or putting out in this world. ऑफ कोर्स। और हम नहीं समझते कि जो चैनलाइज राइट, आई थिंक लाइक यू नो आपकी अब तक की बातचीत से मुझे एक बहुत कॉमन चीज़, एक कॉमन थ्रेड दिख रहा है कि आपके पास परसेप्शन चेंज करने की पावर है, राइट? तो द मोमेंट यू चेंज परसेप्शन, द थॉट विच कैन बी फ्रस्ट्रेटिंग, इरिटेटिंग, डिप्रेसिंग, suddenly changes. So it is not the external environment, it's your gaze at looking at it can completely change your outlook, right? तो ये बहुत ही काबिल तारीफ हुनर है आप में. So I just wanted to highlight that. थैंक यू। तो बस फिर मैं दिन में मैं ये कॉर्पोरेट जॉब करती थी, और पूरी रात मैं बस मुझे एक सक्सेसफुल आर्टिस्ट बनना है, उसकी धुनकी में लग गई मैं। और लकीली मतलब अपॉर्चुनिटी नॉक कर रही है जब, तो मुझे समझ में नहीं आया कि ये जो लोग मुझे कह रहे हैं कि आप हमारा डिस्कॉर्ड मैसेंजर ज्वाइन कर लो, वी वांट टू कोलैबोरेट विथ यू, मैंने सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि ये लोग भी मेरी तरह इंटरनेट पे मतलब ग्लिच कर रहे हैं, पिक्चर्स डिस्टॉर्ट करके उसको आर्ट कह रहे हैं। मैं गैलरीज के पीछे लग गई, आई स्टार्टेड ईमेलिंग अ लॉट ऑफ आर्ट गैलरीज, एंड मुझे हर जगह से रिजेक्शन आया, हर जगह से रिजेक्शन आया, क्योंकि गैलरीज में एक एलिटिज़म होता है, गेट कीपिंग होता है, लोग अपने ही सर्कल को एक कबाल जिसको कहते हैं, वो था। फाइनली इन लोगों ने मतलब मेरा पीछा नहीं छोड़ा, मुझे कहा चलो लेट्स कोलैबोरेट, डाउनलोड डिस्कॉर्ड। तो मैंने डिस्कॉर्ड फाइनली डाउनलोड किया, मैंने उनका सर्वर ज्वाइन किया, एंड दैट वाज द डिसीजन दैट चेंज्ड माय लाइफ, जी, क्योंकि वहाँ पे मुझे एनएफटीज के बारे में पता पड़ा। क्या बात है, हाँ, नॉन तो फंजिबल टोकन्स। यस, सो फ्रॉम देयर आई लर्नड अबाउट एनएफटीज कि ये एक डिजिटल दुनिया है जहाँ पे आपकी जो आर्ट है वो एक क्रिप्टो एसेट में कन्वर्ट हो जाती है, एंड पीपल दैट फाइंड वैल्यू इन योर आर्ट दे विल पे यू क्रिप्टो टू गेट ओनरशिप ऑफ योर आर्ट वर्क, विच इज़ नॉट इवन एन आर्ट वर्क एनी मोर, इट इज़ अ टोकनाइज्ड एसेट। जी, तो आपने बहुत टेक्निकल बात कही है, तो लाइक यू नो फॉर आवर ऑडियंस मैं उनको ये समझाना चाहता हूँ कि अगर आपको समझना है एनएफटीज़ के लिए, राइट, क्योंकि शायद हम बहुत टेक्निकल बातें ना करें, आपके जो आपको समझना है, तो हमारी चैनल पर ऑलरेडी 3 से 4 एपिसोड है एनएफटी क्या होती है, कैसे काम करती है, और अलग अलग एनएफटी प्रोजेक्ट्स के बारे में। तो देयर विल बी लिंक्स ओवर हियर, यू कैन वॉच दैट टू अंडरस्टैंड एनएफटीज़ क्या होते हैं एंड द पावर ऑफ एनएफटीज़, राइट? तो कमिंग बैक टू यू शक्ति, तो आपने एनएफटी बनाना शुरू कर दिया, कौन सी हाँ, चेन पर आपने बनाया सबसे पहले एनएफटी? जब मैंने शुरू किया था तब तो ये L2s वगैरह थे नहीं, सोलाना भी जी, नहीं था। जब मैंने जी, शुरू किया इट वाज़ वेरी अर्ली डेज़, मतलब इंडिया से 3 या 4 लोग ही मुझे मिले इंटरनेट पे जो ये चीज़ कर रहे थे। इंडिया से जी, कोई था ही नहीं एनएफटीज़ की दुनिया में। मतलब क्रिप्टो ट्रेडर्स तो ज़रूर थे, बट एनएफटीज़ नो रियली। मतलब मुझे ऑनबोर्ड होने के लिए या मुझे शुरू करने के लिए मुझे 2 ढाई हफ्ते लग गए, व्हिच वाज़ आल्सो वेरी फास्ट। मतलब आपको जी। केवाईसी करना पड़ता था कॉइन डीसीएक्स में क्रिप्टो खरीदने के लिए, जिसका वेरिफिकेशन प्रोसेस 1 हफ्ते का हुआ करता था। तो 1 हफ्ता उसके अंदर गया, और बाकी ये दुनिया कैसे ऑपरेट करती है ये मैंने मेरे डिस्कॉर्ड वाले फ्रेंड से सीखा। तो तो ये 2021 की बात है? नो 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 2020? 2021 में तो एनएफटी स्टार्टेड गोइंग मेन स्ट्रीम। हाँ, दिस तो इज ये दिस इज अर्ली टू मिड 2020। ओके, तो ये डिफाई समर के वक्त की बात है। हाँ, 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 हुँ, हाँ, हाँ। एंड उस टाइम पे एनएफटी आर्टिस्ट जो थे वो बहुत रेयर हुआ करते थे। तो जी, इसीलिए इसको हम एनएफटी आर्ट नहीं, हम इसे रेयर डिजिटल आर्ट कहते थे। जी, जो टर्मिनोलॉजी है ये काफ़ी एवोल्यूशन से गुज़री है। अब जैसे एनएफटी है वो कोई नहीं कहता, क्योंकि एनएफटी हैज़ ऑलमोस्ट बिकम बास्टर्डाइज्ड। जी, एनएफटी का नाम आते ही अब लोगों को लगता है कि स्कैम है, तो अब जो स्मार्ट मार्केटर्स है इसका नाम बदल बदल के इसको प्रेजेंट करेंगे। जी, जी, तो अब इसे डिजिटल कलेक्टिबल कहा जाता है। उस ज़माने में दिस वाज कॉल्ड रेयर डिजिटल आर्ट, एंड बहुत सारे ओपन प्लेटफॉर्म्स नहीं हुआ करते थे, देवर क्यूरेटेड प्लेटफॉर्म्स। तो हुँ, जैसे सुपर रेयर है, वहाँ पे आपको एप्लीकेशन डालनी पड़ती थी।
मतलब बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स थे, नून ओरिजिन करके एक था, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आए, बहुत सारे ओपन सी, प्लेटफॉर्म्स आए। ओपन सी भी था ना तब, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. OpenSea was there, but OpenSea was more like a yellow pages of sorts, जहाँ पे आपका इथेरियम चेन पे किसी भी मार्केट प्लेस में हो तो वो OpenSea में दिखता था। तो हाँ. OpenSea जो है हम मेन मार्केट प्लेस की तरह यूज़ नहीं करते थे, हम यूज़ करते थे Rarible. Rarible was where I have my first NFT. So बट ये जो टेक्नोलॉजी है, शुरू करने से पहले मैंने इसे अर्निंग अपॉर्चुनिटी की तरह तो बिल्कुल ही देखा, बट दैट वाज नॉट माय प्राइमरी फोकस. एज एन आर्टिस्ट इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हैव अ वॉइस दैट विल लास्ट आउट लास्ट योर लाइफ टाइम एंड दैट विल लीव एन इम्पैक्ट. तो ये टेक्नोलॉजी से मुझे एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखी टू पुट माई वर्क आउट, कि 100 साल बाद, 1000 साल बाद भी लोग उस ब्लॉकचेन पे जाके ट्रेस कर सकें मेरी जर्नी या मेरा आर्ट का एवोल्यूशन कैसा रहा था. तो बिफोर बिगिनिंग आई न्यू मुझे क्या करना है, विच इज़ वाई जो फर्स्ट NFT मैंने डाली दैट इज़ जय जवान जय किसान. मतलब डू यू वांट टू शो, और कोई बात नहीं, आप मुझे लिंक भेज देना तो हम कहीं पर यहाँ पर शेयर कर देंगे, दिखा देंगे. हाँ. एंड इट वॉज एक्चुअली अ फोटो ऑफ अ फार्मर दैट आई टुक इन कच्छ, जिसको मैंने ग्लिच करके हम्म. आई पुट आउट. बट बड़ी ही जल्दी मैंने ये आर्ट वर्ल्ड के रूल्स समझे कि इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट द आर्ट दैट यू आर पुटिंग आउट, इट इज़ ऑल्सो अबाउट नेटवर्किंग, इट इज़ ऑल्सो अबाउट पर्सनल ब्रांडिंग. तो आई वॉज, बिकॉज आई एम द चाइल्ड ऑफ द इंटरनेट, मैं ये गेम के रूल्स बहुत ही अच्छे से और बहुत ही जल्दी समझ गई. सो आई फाउंड अ लॉट ऑफ सक्सेस एज साइबर शक्ति द NFT आर्टिस्ट. एंड धीरे 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 जो पेरेंट्स का रिजर्वेशन था कि आर्ट कैन नॉट बी योर मेन करियर, आई स्टार्टेड प्रूविंग इट टू देम कि देखो आपकी जो कॉर्पोरेट जॉब, जो सेफ्टी नेट आप समझते थे, उसने तो मौका देखते ही सबसे पहले मुझे धक्का मार के निकाल दिया. यार ये जो एंड इट इज़ माई आर्ट जो इतने डिफ़िकल्ट टाइम में मुझे फाइनेंस कर रही है. एंड यू आर सो राइट, राइट. आई वाज जस्ट, हमने बहुत ही एक मज़ेदार एपिसोड रिकॉर्ड किया है वन ऑफ द फाउंडर्स के साथ, आशुतोष. तो आशु, लाइक ही इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ सिमिलर एज ब्रैकेट. तो वो उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से जो 90s के बच्चे हैं उनका फ़लसफ़ा दे दिया. बोले हम परसेंटेज क्रिकेट खेलते थे भाई, हमें नीचे खेलना है, वी में खेलना है, आउट नहीं होना है, टिके रहना है, विच इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ इंडियन पेरेंट्स फॉर द किड्स, राइट. आर्ट, क्रिएटिव, नहीं वो सब ठीक है, लेकिन ये एक 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 प्रॉपर करियर होना चाहिए, 9 to 5 होनी चाहिए, तो ही ज़िंदगी सफल है. लेकिन टाइम एंड अगेन पीपल लाइक यू, मैनी अदर पीपल, राइट, दे हैव प्रूव्ड कि ये ज़रूरी नहीं है. हाँ, मतलब मैं बीच में मैंने स्टैंड अप कॉमेडी भी की थी. हर बच्चा Really? आके यही हाँ, हर बच्चा आके यही बात कहता था, मैं इंजीनियर हूँ लेकिन मुझे इंजीनियरिंग नहीं पसंद है. मतलब इतने बच्चे ट्रॉमेटाइज्ड हैं ये पेरेंट्स के प्री कंसीव नोशन से कि IIT अच्छी चीज़ है, इंजीनियरिंग सिक्योरिटी देगा, अगर आपने आपने ये रेस में फर्स्ट नहीं आए तो आप बर्बाद हो. कितने बच्चे हैं जो सुसाइड कर लेते हैं अगर 90% से ऊपर मार्क्स नहीं आए. ये सब जो है ये हमारा, अगर नोटिस करो तो ये हमारा इंडियन कल्चर नहीं था. इंडियंस वर पायनियर्स इन बिजनेस एंड एंशियंट वर्ल्ड में हमारा जो टेक्सटाइल्स का ट्रेड है, it used to be 25% of world's entire textile trade जो हमारा एक्सपोर्ट हुआ करता था. We were artisans, we were businessmen and we were a very enterprising nation. ये जो generationally हमें दबाया गया है colonialism ने, हमें एक सर्वेंट माइंडसेट में डाल दिया है हमारी जनरेशन्स को, जहाँ पे सर्वाइवल इज़ द अल्टीमेट गोल, नॉट थ्राइविंग, नॉट एंटरप्राइजिंग, जस्ट टू सर्वाइव. मतलब हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, ये मैंने शायद किसी पॉडकास्ट में ही सुना था, that the education system is designed not because they want Indians to be educated or advanced. We were already advanced. They wanted to turn us into proper trained loyal servants of the British.
That is why our education system is designed in a way. That is how our grandparents were brought up. That is how our parents were brought up. एजुकेशन काम करने के लिए नहीं है, एजुकेशन आपको सोचना सिखाती है। तो एज यू राइटली सेड, बट हमारी जो पूरी एजुकेशन है, एंड लाइक लकीली फॉर मी, आई मूव्ड आउट, मैंने बाहर की दुनिया देखी, एक्सपीरियंस किया, तो पता चला कि यार हाँ, लाइक आई in a way sleepwalked throughout my school and college because I was never interested in studies, क्योंकि मुझे ये था कि पढ़ाई करनी है टू गेट समथिंग, राइट। तो वो मुझे समझ में नहीं आता था। बट व्हेन आई केम आउट आई डिड माय पोस्ट ग्रेजुएशन एंड मेरा वास्ता हुआ किताबों से। तो मैंने ज़िंदगी में कोई किताब नहीं पढ़ी थी, और पिछले 20-25 साल में मैं साल की 10-15 किताब पढ़ता हूँ बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट, right? Exactly. So that is the power of education. This is the real education, right? तो आप कोई भी चीज़, आपका जो जहन खोलता है वो ट्रू एजुकेशन होता है। नॉर्मली हमारा जो एजुकेशन होता है वो जहन बंद करता है। तो एज यू राइटली सेड, दे बिकम कॉर्पोरेट स्लेव, कि आपको काम करना सिखाते हैं। एग्जैक्टली तो मैंने एनएफटीज में सक्सेस पाना शुरू किया। मेरे सोलो एग्जीबिशंस लगने लगे। मेरे एनएफटी बायर्स पूरी दुनिया में से कनेक्ट हुए मेरे साथ। Do you want to share what was the most expensive piece you ever sold? Sorry, I'm asking this out of. So I wouldn't call it expensive, क्योंकि आर्ट को पैसों में तोलना is not correct. बुरी बात है। What I will talk about is the opportunity I received. So in 2023, I became the first solo female artist to have an NFT auctioned at Sotheby's. Wow. Congratulations. That's a big achievement. And मुझे, it's ironic that I'm saying that, but there is also an emotion that can be expressed with what I just said. क्योंकि मैं I would agree that अगर सदबी ने आपका ऑक्शन किया तो वो ही एक पैमाना नहीं आपकी सक्सेस का। लेकिन इन अ ट्रेडिशनल वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड दैट वी कम फ्रॉम, देर इज़ नो बेटर वे टू से दैट, बिकॉज वो करेक्ट करना ही बहुत बड़ी बात हो जाती है। Yeah, absolutely. And this was not an overnight success. क्योंकि मैं ये ग्लिच आर्ट, जो ये आर्ट फॉर्म है, मैं 10-15 साल से प्रैक्टिस कर रही थी। तो जो क्यूरेटर थे, दे वर अवेयर ऑफ माई वर्क, एंड दिस वॉज द फर्स्ट टाइम दैट ग्लिच आर्ट एज अ आर्ट फॉर्म वॉज एवर क्यूरेटेड बाय सदबीज। तो एक ये ऑनर था मेरे आर्ट फॉर्म के लिए, and for me to be chosen in that lineup was again another big thing, and the fact that I'm a female and I'm from India was just a cherry on the top. यार ये तो बड़े मज़ेदार। सो वुड इट बी फेयर टू से दैट वुड यू वुड हैव बीन द फर्स्ट फीमेल इंडियन टू बी रिप्रेजेंटेड ऑन दैट प्लेटफॉर्म? Yes, so there is राघव करके जो एक इंडियन आर्टिस्ट है, उन्होंने शायद एक एग्जीबिशन या एक एनएफटी ऑक्शन की थी सदबीज में, बट आई थिंक दैट वाज अ ग्रुप आर्ट वर्क। सो अगर सोलो फीमेल कहें तो यस, जहाँ पे मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटी दिखती है, आई डू माई बेस्ट टू रिप्रेजेंट माई कल्चर एंड माई आइडेंटिटी। सो दिस आर्ट पीस इज एक्चुअली शिवा एंड शक्ति अर्धनारीश्वर। जब शक्ति एंड शिव की लव स्टोरी में, जब शिवा डीप मेडिटेशन में था एंड शक्ति हैड टू टेक चार्ज, एंड जो अपने वो जो डोसाइल फॉर्म छोड़ के वो जब डिस्ट्रक्टिव ऑल पावरफुल मोड में आती है टू ब्रेक शिवाज डीप मेडिटेशन, मैंने उस स्टोरी को अपने ग्लिच आर्ट फॉर्म में एक्सप्रेस किया, एंड दैट वाज द पीस दैट वेंट टू सदबीज। सो बिकॉज आर्ट इज one way to sort of give platform to your background and culture, and that was the piece that I chose. क्या बात है, लाइक it sounds so powerful, right? So मैंने दोस्तों आई हैव नॉट सीन दैट पर्टिकुलर इमेज, तो मैं भी उसको आपके साथ ही देखूंगा। I am happy to share it actually. So this was the
एग्जीबिशन लाइनअप काफ़ी मंझे हुए डिजिटल आर्टिस्ट इसके अंदर हैं, जैसे एक्स कॉपी इज़ द मोस्ट सॉट आफ्टर NFT जी। आर्टिस्ट एवर। तो सेम एग्जीबिशन में मेरा भी काम जो है डिस्प्ले हुआ था। एंड बाय द वे दिस इज़ ऑल्सो अ सेल्फ पोर्ट्रेट। क्या बात है। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ हाउ आई ऑल्सो बिकेम साइबर शक्ति। शी इज़ वेरी गुड, हाँ, शी इज़ अमेजिंग, बट वो पहला हमेशा बाहर से आना चाहिए। हाँ, नहीं, एंड काफ़ी पैसिव अग्रेसिव कमेंट्स आने लगे, ऐसे कैसे हमारा करवा दे, हमारा क्यों नहीं कराया। मतलब उनको लग रहा था कि मैं अपॉर्चुनिटीज़ का जो है झोला लेके बैठी हूँ एंड उनके साथ शेयर नहीं कर रही हूँ। अरे इट हैज़ हैपन टू मी द फर्स्ट टाइम एज अ रेयरिटी इन माई लाइफ। ऐसा नहीं है कि मैं सदबीज के साथ पूरा दिन फ़ोन कॉल पे रहती हूँ एंड मैं कह रही हूँ इंडियन आर्टिस्ट को मत लेना, ऐसा थोड़ी ना होता है यार। एक किसी को अगर मौका मिला है 10-15 साल एक आर्ट फॉर्म प्रैक्टिस करने के बाद एक अच्छे लेवल पे रिप्रेजेंट होने का, तो देयर वर स्टिल, लेकिन मेरे अच्छे फ्रेंड्स थे जिन्होंने सेलिब्रेट किया। दे स्पोक अबाउट मी, जिन जर्नलिस्ट को मैं जानती थी दे रोट अबाउट इट, तो एक सपोर्ट वो भी आया। दूसरा प्रॉब्लम ये था कि इस एग्जीबिशन के पीछे थोड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी कि पहले इन्होंने सिर्फ मेल आर्टिस्ट को लिया था। सेकेंड फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि सदबीज को अपना लाइनअप चेंज करना पड़ा। दे हैड टू री इंट्रोड्यूस विमेन आर्टिस्ट एंड ट्रांस आर्टिस्ट। सो जो एक अंडर रिप्रेजेंटेटिव रिप्रेजेंटेशन ऑफ जेंडर था, तो इस एग्जीबिशन में वो भी काफ़ी रैम्पेंट था। तो ऐसा हो रहा था कि जो जो हिडन एजेंडास थे इस एग्जीबिशन के पीछे कि काफ़ी बार ऐसा होता है कि बड़े बड़े नाम लाए जाते हैं ताकि मनी वॉश ट्रेड हो सके। हम्म। तो एक तरफ से वो चल रहा था, दूसरी तरफ से जेंडर पॉलिटिक्स चल रही थी कि जो बड़े बड़े आर्ट पीस कलेक्ट करने वाले लोग थे उन्हें लगा कि ये औरतें एंड ट्रांसजेंडर कहाँ से घुस गए यहाँ पे। तो जो और हमारे हमारे स- जो जो हमारे Go ahead. आर्टवर्क्स के ऊपर जो बिड्स आ रहे थे, लोग उनको ट्विटर पे ढूंढ ढूंढ के शेम कर रहे थे। तो काफ़ी इंटेंस टाइम था वो हर जगह से। एंड मेनली जो ये ट्विटर पे एक्शन होता है ये यूएस टाइम जोन में होता है, तो दिन रात मतलब समझो सिर्फ मैं ऑनलाइन ही रही वो 1-1.5 महीना जो प्रमोशंस एंड बिडिंग का था, तो बिल्कुल नींद नहीं हुई मेरी। और किसने खरीदा, कहाँ से खरीदा? सो जो जो कलेक्टर है उनका आई थिंक रेसिडेंस मेक्सिको में है। उन्होंने मेरा आर्ट पीस पे बिड डाला क्योंकि उनकी जो बेटी है, देखो बच्चे जो होते हैं वो बड़े बड़े नॉन जजमेंटल होते हैं, उनकी जी जो नज़र होती है वो अलग ही होती है। तो जी उन्होंने जी। कहा आई हैड टू गेट योर पीस, नॉट जस्ट बिकॉज इट इज़ ब्यूटिफुल बट बिकॉज मेरी बेटी का ये फेवरेट पीस है। तो बच्ची तो क्या सिर्फ बात। आर्ट देखेगी ना, हाँ जी। वो नहीं देखेगी ना कि ये बड़े आर्टिस्ट की कौन है कि है, नए आर्टिस्ट की है, हाँ, कौन है। कहाँ से है। Kids will see art at face value. यस, But एब्सोल्युटली। there were some journalists that actually wrote that there are some great female artists that are finally getting a platform and the due recognition, and they wrote some very good articles talking about our body of work and इस पीरियड में क्या हुआ कि सदबी इसके आर्ट पीस के बाद जो हमारे अदर NFTs थे जो बहुत टाइम से लिस्टेड थे, क्या हुआ कि लोग जाके देखने लगे कि ओके ये आर्टिस्ट जो है ये अप एंड कमिंग आर्टिस्ट है, तो हमारे दूसरे वर्क्स भी बिकने लगे उसके चेन रिएक्शन में। क्या तो बात है यार, ओवरऑल ये इट्स सच एन अमेजिंग स्टोरी शक्ति। आई एम सो प्राउड ऑफ यू, बिलीव मी, लाइक अगेन दिस इज़ अ वेरी कन्वेंशनल थिंग बट इट्स टाइम टेस्टेड, राइट? तो किसी भी इंसान को सफलता या शोहरत या सक्सेस यूं ही नहीं मिलती, उसके लायक बनना पड़ता है, तभी ऊपर वाला उसको वो चीज़ देता है, राइट? और डोंट वरी अबाउट व्हाट अदर्स से, राइट? बाहर से, क्योंकि बहुत सारे लोगों का वो उनकी जो बैंडविड्थ है वो ये नहीं सोचते कि इस इंसान ने क्या मशक्क़त की है, कितने साल मशक्क़त की है। उनके लिए होता है ये तो ओवरनाइट सक्सेस स्टोरी है, बट आज तक कोई भी ओवरनाइट सक्सेस स्टोरी मैंने नहीं देखी, राइट? तो वो ओवरनाइट जो नहीं जानते उनके लिए है,
बट खुद इंसान को पता होता है कि वो हासिल करने के लिए कितने साल, कितने महीने, कितनी रातें मशक्क़त करने के बाद वहाँ पर पहुँचे। तो कुडोस टू यू, आई एम अगेन लाइक मेरे से रहा नहीं जा रहा, आपका काम काबिल तारीफ़ है। जस्ट बीइंग एबल टू ब्रेक आउट राइट इन द क्यूरेटेड कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट ऑफ आर्ट फॉर्म राइट, वर्ल्ड वाइड ये बहुत ही सेंट्रलाइज गेम है, तो वहाँ पर ब्रेकआउट करना इज़ वेरी हार्ड। तो व्हाट यू हैव डन, जैसे मैंने आपको कहा, काबिल तारीफ़ है। तो बहुत बहुत खुशी हुई ये जानकर कि आपका ये पीस वाज वन ऑफ द रिप्रेजेंटेड फ्रॉम इंडिया एंड दैट टू बाय अ फीमेल, सो कुडोस टू यू। थैंक यू। तो शक्ति, सेगवे करते हुए हम जाते हैं हमारे आखिरी पड़ाव पर, और ये है यार, यू आर एक्चुअली द नेम सूट्स यू बिकॉज इट पर्सोनिफाइज यू एज अ पर्सन एज वेल राइट। तो आपने एक और चीज़ फोड़ी है विच इज़ Web3 एंटरप्रेन्योर। सो प्लीज़ टेल अस अबाउट योर न्यू वेंचर, योर न्यू प्रोजेक्ट, बट आई वुड लव फॉर ऑडियंस टू हियर अबाउट इट। सो लाइक आई सेड, मेरे को हमेशा से कीड़ा रहा है टू बी अर्ली टू न्यू टेक्नोलॉजी. जी। I just attract and manifest this, that I have been very early to a lot of things technologically. So in December 22, I was lucky enough to learn about Web3 social media platforms that are coming up. There is a Web3 version of Twitter coming out, there's a Web3 version of YouTube coming out, and these platforms are being developed, tested. uh, they are raising funds right now, they are onboarding their first set of users right now, because जो conventional आपके ये जो social media platforms है, Twitter हो गया, Facebook हो गया, ये भी काफ़ी centralized होते जा रहे हैं. These platforms have become ad serving machinery. These are the platforms that shape government narratives. उनकी जो community guidelines है, ये काफ़ी सारी नेगेटिव चीज़ें लेके आती है. सपोज़ अगर आपने गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ कह दिया, या आपने अपनी फ्री एक्सप्रेशन एक्सप्रेस की, तो वो आपको सेंसर कर सकते हैं. जो आपने सालों से जहाँ पे फॉलोअरशिप ग्रो की है, जहाँ पे आपने अपनी ऑडियंस बनाई है, वो ओवरनाइट वो लोग छीन सकते हैं आपसे जी। अपने एजेंडा के लिए, राइट? तो दैट इज़ नॉट अ फेयर यूज़ ऑफ सोशल टेक्नोलॉजी. सेकेंडली, जो हमने पहले एक थीम डिस्कस किया था, दैट एवरीबडी इज़ बीइंग सर्व्ड एड्स. हम टाइम स्पेंड कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पे, हम इन्फ्लुएंसर्स के कंटेंट के साथ एंगेज कर रहे हैं, बट पैसा कौन कमा रहा है? प्रोवाइडर, प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर. द प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर इज़ मेकिंग द मोस्ट मनी. इन्फ्लुएंसर को थोड़ा पार्टनरशिप के लिए पैसे मिल जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम टाइम, एनर्जी एंड एंगेजमेंट कौन दे रहा है? हम नॉर्मल यूजर्स. एंड हमें क्या मिलता है? कुछ नहीं, ठेंगा. बाबा जी का ठुल्लू. एग्जैक्टली. और इसी लाइक आई एम जस्ट गोइंग टू ऐड अ प्लग इन फॉर एन एजुकेशन पर्पस. अगर आपको डिटेल में समझना है व्हाट इज़ डिसेंट्रलाइज सोशल मीडिया, तो हमारा एक ऑलरेडी एपिसोड उसके ऊपर ही है, टू एक्सप्लेन यू अबाउट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स जो शक्ति बात कर रही है. जैसे मैंने बताया कि लेंस प्रोटोकॉल पर और कोई भी सोशल मीडिया डेवलप होंगे अलग अलग प्रकार के, तो वो इंटरपोर्टेबल है. तो वही अकाउंट आप कहीं पर लेकर वही NFT के साथ आप कहीं पर भी और कनेक्ट हो सकते हो. ये इसके प्राइम बेनिफिट्स है. और जैसे ही ये फैलना शुरू होगा, तो इसके अनेक फ़ायदे दिखेंगे, क्योंकि वो किसको क्या फ़ायदा मिलेगा वो वक्त बताएगा. उसी के ऊपर डिटेल से आपको अगर समझना है तो यहीं कहीं पर उसकी लिंक आ जाएगी. प्लीज़ वॉच दैट एपिसोड टू अंडरस्टैंड इन डिटेल जो शक्ति कह रही है, द पावर ऑफ Web3 प्लेटफॉर्म, और किस तरह से Web2 के प्लेटफॉर्म से उन्होंने मोनोपोलाइज कर ली है पूरी मोनेटाइजेशन, और क्रिएटर्स और आर्टिस्ट को कुछ नहीं मिलता. एग्जैक्टली. तो बिकॉज आई कम फ्रॉम एक्सटेंसिव वर्क इन द मार्केटिंग इंडस्ट्री, मैं ये चीज़ बहुत अच्छे से जानती हूँ. तो जैसे ही मैंने देखा कि Web3 ट्विटर आ रहा है, Web3 यूट्यूब आ रहा है, Web3 इंस्टाग्राम आ रहा है, जहाँ पे प्लेटफॉर्म्स जो है they will be prioritizing creators' sovereignty.
हम्म, तो ऐसे प्लेटफॉर्म्स के लिए कंटेंट क्रिएशन जो है वो कि पुराने ज़माने का रहे। मतलब मैं एनएफटी के ज़माने में, वेब थ्री सोशल प्लेटफॉर्म्स के ज़माने में अगर मुझे अपना एक पीस ऑफ कंटेंट डाल रहा है तो मैं फिर भी कन्वेंशनल ट्रेडिशनल वेब टू टूल्स ही यूज़ कर रही हूँ। मतलब अगर जी मुझे अपनी एनएफटी की जो जो डीपी है मुझे बदलनी है तो मैं अपनी एनएफटी को राइट क्लिक सेव एज क्यों कर रही हूँ? जी। How is that helping anybody? How is collaboration working in हम्म, a world wherein अगर हम एक नई दुनिया बना रहे हैं तो हमें सब कुछ देख के समझ के उसे बेटर करने की ज़रूरत है। अब देखिए इतने सारे ब्रांड्स हैं, इतने सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं, ये वायरल क्यों जाते हैं? क्योंकि मीम क्रिएटर्स जो हैं वो एक एक अनोखा सा चुटकुला या टॉपिक जो है उसको मीम की तरह एक मीम टेम्पलेट बना के उसको इंटरनेट पे डालते हैं। हज़ारों लाखों लोग उसको कॉपी करते हैं, उसको रीमिक्स करते हैं, लेकिन जो ओरिजिनल मीम क्रिएटर है जिसने ये वायरल जड़ डाली थी वो अननोन रहते हैं, वो गुमनाम रहते हैं, उनको कभी मॉनेटरी बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं। हम्म, आर्टिस्ट जो हैं हज़ारों लाखों आर्टिस्ट है जो ओरिजिनल पीस ऑफ वर्क डालते हैं, लोग उसको रीमिक्स करके आगे बढ़ के करोड़ों कमा लेते हैं, लेकिन जो ओरिजिनल क्रिएटर है उसे कुछ भी नहीं मिलता है। जी आपकी आईपी जो है पब्लिक डोमेन में आने के बाद अगर रिप्रोड्यूस हो जाती है तो देर इज़ नो रिकोर्स दैट विल प्रोटेक्ट यू। जी। और ये बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है, राइट? सो यू आर नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट मोनेटाइजेशन, बट यू आर टॉकिंग अबाउट प्रॉपर्टी राइट्स विच इज़ फंडामेंटल टू एनी ह्यूमन बीइंग, राइट? तो एग्जैक्टली। I think it's powerful. So how about I'll give you as we are reaching to the finish line. How about I give you 3 minutes to run through your venture. तो आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, आपकी सोच क्या है, सब कुछ बता दो 3 मिनट में। एब्सोल्युटली, सो आई विल हैव टू यूज़ ब्रेव ब्राउज़र फॉर दिस। तो मैंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लेटफॉर्म डेवलप किया है, इट इज़ कॉल्ड poster.fun, जहाँ पे आप जो है जो भी पीस ऑफ कंटेंट है उसको डालेंगे, पीपल विल बी एबल टू repurpose it, remix it in their own style, and every time something that you've created is remixed you get paid out fairly on chain. एंड अगर वो फ्री में भी यूज़ करते हैं तो आपके एटलीस्ट एक्नॉलेजमेंट एंड क्रेडिट है वो आपको मिल जाएगा। सो यहाँ पे देखिए कैनवा में आप जब स्टिकर्स यूज़ करते हैं तो वो जो आर्टिस्ट है उसका वन टाइम लाइसेंस लेके लोग बार बार यूज़ करते हैं, आर्टिस्ट को उसका बेनिफिट एक बार मिलता है। यहाँ पे मैं अलग अलग आर्टिस्ट के जो ब्रांड एसेट्स है वो यूज़ कर सकती हूँ। I can share it directly to different social media platforms, and every time it is monetized, not just you but everybody whose sticker or asset I've used, they will get a fair compensation. और ये कौन से प्लेटफॉर्म पर है? तो इज़ इट आई कुड सी सोलाना एंड इथेरियम, इज़ दैट राइट? या सो जो मेरा प्लेटफॉर्म है ये चेन एग्नोस्टिक है, ये ओके। आप किसी भी ब्लॉकचेन से एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे आपने जितनी भी एनएफटीज अब तक इन्वेस्ट की है आप उसको भी रीमिक्स कर सकते हैं, एंड जब आप उसको रीमिक्स करके वापस ब्लॉकचेन पे डालेंगे तो जो भी क्रिएटर का ओरिजिनल क्रिएशन था ये उसको अपने आप रॉयल्टी परसेंटेज शेयर दे देगा। So क्या बात है? I have opened up a platform wherein remixing is totally fair, acceptable, and आपकी लेगेसी, आपका काम, आपका क्रेडिट कोई नहीं छीन पाएगा। तो यहाँ पे मैंने 3 अलग अलग क्रिएटर्स के एसेट्स यूज़ किए हैं कुछ डेवलप करने में। इसको मैं जो अलग अलग वेब 3 प्लेटफॉर्म्स है जैसे लेंस हो गया या फाइवकास्टर हो गया वहाँ पे मैं शेयर कर सकती हूँ। I will share it as a collectible. मैं अपने मोनेटाइजेशन सेटिंग्स डाल सकती हूँ, एंड जिसके भी एसेट्स मैंने यहाँ पे यूज़ किए हैं उसका वॉलेट एड्रेस यहाँ पे ऑलरेडी मैप्ड है, तो ऑटोमेटिकली मैं उनको एक परसेंटेज स्प्लिट दे सकती हूँ विदाउट मी इवन हैविंग टू लुक फॉर द वॉलेट एड्रेस। ये ऑटोमेटेड है। इन इस प्लेटफॉर्म की खूबी क्या है, आई कैन नॉट remove their credit. I will not be able to share forward without giving them a fair percentage. क्या बात है यार, ये इतनी फ्यूचरिस्टिक बात है, मैं खास करके हमारे ऑडियंस के लिए कह रहा हूँ।
शक्ति, बिकॉज यू एंड आई मे अंडरस्टैंड व्हाट इट इज़, बट उनको ये समझना बहुत ज़रूरी है, इतना पावरफुल टूल है राइट फॉर एनी क्रिएटर, कि अगर आपने टाइम पास करने के लिए कुछ बना दिया है, आपकी एज बैरियर नहीं है, आपका जेंडर बैरियर नहीं है, आपका लोकेशन बैरियर नहीं है, इफ़ यू हैव क्रिएटेड समथिंग ऑफ वैल्यू राइट, you will get recognition for it and that is inbuilt, और ये ऑन चेन है, तो ये आज के लिए ना ये परपेचुटी में लिखा जाता है, मॉनिटर किया जाता है, और कोई बंदा, इंडिविजुअल, संघ समूह या गवर्नमेंट इसको कंट्रोल नहीं कर सकती, डिलीट नहीं कर सकती, एडिट नहीं कर सकती, जिसको हम कहते हैं इम्यूटेबल राइट। तो ये this is a glimpse in future. You will be seeing this kind of activities happening more and more in next 3 to 5 years. So Shakti, I am so proud of you for building something like this, because ये बहुत ही काबिल तारीफ़ है, और मुझे ये लगता है कि this मतलब has got potential to break out into something big, राइट। तो आई वुड ये बी, देखिए, ये हमने अभी ये मस्ती मस्ती में ये बनाया, ये मैंने जी सोशल मीडिया पे पब्लिश कर दिया, एंड नॉट जस्ट एज अ रेगुलर पोस्ट, दिस इज a collectible, so people who come to my post will be able to collect this from their social feed without even having to change a screen. On one double tap they will be able to collect this. तो क्या बात ये है, फ्यूचरिस्टिक प्लेटफॉर्म्स रेडी हो रहे हैं, एंड आई वांट टू इंश्योर विथ माय प्लेटफॉर्म दैट क्रिएटर्स आर नॉट एट अ डिसएडवांटेज फ्रॉम द बिगिनिंग, देयर राइट्स आर सिक्योर्ड फ्रॉम द बिगिनिंग, आई हैव मेड कोलैबोरेशन सीमलेस फ्रॉम द बिगिनिंग, करेंसी इज़ नॉट अ बैरियर। तो आप सोलाना के आर्टिस्ट हो, कि आप इथेरियम के आर्टिस्ट हो, कि आप किसी भी ब्लॉकचेन के आर्टिस्ट हो, आपके राइट सिक्योर रहेंगे, यू विल बी पेड आउट इन द करेंसी ऑफ योर चॉइस। क्योंकि मैं इंडियन आर्टिस्ट के लिए कुछ करना चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू लीव अ लेगेसी बिहाइंड। मैं इसके अंदर जो है इंडियन ऑन रैम्प ऑफ रैम्प कहते हैं इसको, मतलब आप जो है अपने एसेट्स जो है आप मुझे दे देंगे, योर पे आउट विल बी इन इंडियन रुपी, ट्रांजैक्शन क्रिप्टो में बैकएंड पे हो रहा है, आपको आपके पैसे INR में मिल जाएंगे, एंड यू विल गेट पेड आउट एवरी टाइम योर आर्ट इज रीमिक्स्ड। क्या बात है, क्या बात है। आई थिंक जैसे मैंने आपको बताया, ये आई कैन सी अ बिग ह्यूज पोटेंशियल। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ रहेगी, एंड आई विल बी योर बिगेस्ट चेयर लीडर फ्रॉम आउटसाइड, रूटिंग फॉर यू फॉर मेकिंग इट बिग 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 इन दिस Web3 वर्ल्ड। ऑल द आई पावर डोंट टू यू। नो अबाउट बिग, बट आई नो कि सही ट्रैक पे तो है। मतलब एक लाइफ पर्पस मिला मुझे, मैं इस दुनिया में जो आई हूँ, मैंने मार्केटिंग में मैं क्यों गई, मैं इस दुनिया में NFT आर्टिस्ट बन के क्यों आई, एवरीथिंग, मतलब जो उसका एक जो कल्मिनेशन है, ये इस प्लेटफॉर्म में धीरे धीरे मुझे दिख रहा है कि मैं क्यों आई हूँ। मैं आर्टिस्ट की प्रॉब्लम समझने आई थी, मैं मार्केटिंग कैसे चलती है वो समझने आई थी। तो एक तरफ से ये जो प्लेटफॉर्म है, ये आर्टिस्ट के लिए मोनेटाइजेशन की जगह है, बट एक एस्पेक्ट इस प्लेटफॉर्म का है जो मैंने बिल्कुल डिस्कस नहीं किया था, वो था मार्केटिंग का। तो बहुत सारे जो मार्केटिंग कैंपेन्स है, हमने इनोवेटिव मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग की बात शायद पहले छेड़ी थी, तो उसको आई वांट टू क्लोज द लूप हियर। मेरा ये जो प्लेटफॉर्म है, ये मीम एंड यूज़र जनरेटेड कंटेंट क्रिएशन है, उसके लिए एक टूल है। तो अगर आपकी ब्रांड है, वो यहाँ पे अपने जो है वो स्टिकर्स, टेम्पलेट्स वगैरह दे देगी, दे विल पुट आउट बाउंटीज़, एंड जो कंटेंट क्रिएटर्स उनके एसेट्स यूज़ करके मीम क्रिएट करेंगे, बेसिस द काइंड ऑफ एंगेजमेंट यू कैन अर्न फॉर दैट पीस ऑफ कंटेंट, यू विल बी मोनेटाइज्ड इन क्रिप्टो। क्या बात है। तो शक्ति, मैं इट्स अ पैराफ्रेज कर रहा हूँ। मार्केटिंग प्लेटफॉर्म ऑन द बैक एंड। हाँ, तो मैं ये आपका आपने जो बताया उसको बहुत ही छोटी, बहुत ही सरलता से एक स्नैपशॉट दे रहा हूँ। तो आपका जो हौसला है, आपकी जो सोच है, वो मुझे ये दर्शाती है कि ये आपने अभी कुछ फोड़ा नहीं है। आपका मानना है कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है, राइट।
तो on that note, I want to end this beautiful episode with you, Shakti, with couplets, amazing lines from Allama Iqbal, right? तो ये आपको बहुत ही सूट करती है और आपकी जो स्पिरिट है इसको एनकैप्चर कर रही है ये दो लाइनें। अर्ज़ किया है, सितारों से आगे जहाँ और भी है, सितारों से आगे जहाँ और भी है, तेरे इश्क के इम्तहां और भी है। So I am so glad to have had this opportunity to record this with you, and as I said before, आप और आगे बढ़िए और तरक्की कीजिए और नाम रोशन कीजिए, and we'll enjoy every bit of your journey from digital दुनिया। Thank you. And I hope, in some time in the future, when we circle back, Poster will become a very well known platform, and more creators will be able to, write their story with Poster, and then we will discuss ab aage kya, because I know that people who want to create something will never stop. Learning journey does not stop. And, even if my education is marketing and I come from a creative background, दुनिया में बहुत स्कोप है कुछ नया करने का। जैसे मुझे बचपन में कोई आइडिया नहीं था दैट मैं एक प्लेटफॉर्म की फाउंडर बनूंगी, एक टेक प्लेटफॉर्म की फाउंडर बनूंगी। नहीं, ये मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी दुनिया वैसे भी बहुत तेज़ है, राइट, वेब 3 की। तो यहाँ पर 6 महीने 5 साल के बराबर होते हैं। तो वी विल डेफिनेटली सर्कल बैक, कैप्चर यू ऑन प्रोग्रेस ऑफ poster.fun, और हम इसका लिंक यहाँ पर चलाएंगे। तो वी विल मेक श्योर दैट आवर ऑडियंस गेट टू सी योर प्लेटफॉर्म एंड पोटेंशियली गो आउट एंड एक्सपेरिमेंट ऑन योर प्लेटफॉर्म। तो ये हमारी पूरी कोशिश रहेगी आपके लिए। ऑन फाइनल थॉट, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस participating in digital dunya today? This is always fun. I mean, I had a great time, and I got to share some parts of my journey which I haven't spoken about in a really long time. And then we obviously have our pact that when you're coming next to Bombay, we are going to Ghatkopar Khao Gali, and I'm going to introduce you to the world's best pav bhaji. और इसी नोट पर ये एपिसोड हम ख़त्म करते हैं, क्योंकि खाने की बात आ गई है और मेरे से रहा नहीं जाएगा। तो शक्ति, तहे दिल से आपका शुक्रिया। मैं ये बड़े ईमानदारी से आपको कह रहा हूँ कि आपने जो अपनी एक्सपीरियंसेस शेयर किए, पर्सनल जर्नी शेयर की, तो उसको मैं आई टेक इट विद लॉट ऑफ ग्रेटिट्यूड। थैंक यू फॉर डूइंग दैट, एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट। Thank you. धन्यवाद दोस्तों। मुझे उम्मीद है आपको ये एपिसोड बहुत ही पसंद आया होगा। हमें यूं ही फॉलो करते रहिए और मज़ीद डिजिटल खजानों की खोज में। अगली बार तक सवाल करते रहो, एक्सप्लोर करते रहो द डिजिटल दुनिया। नमस्कार।